नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह के उस बयान के बारे में जिसके बारे में हलचल मची हुई है। अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था उसकी चारों ओर चर्चा है और तमाम ही विपक्षी दल अब बीजेपी को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद में संसद में यानी 19 दिसंबर को हंगामा भी हुआ, जिसमें बात यहां तक आ गई कि सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हो गई और बीजेपी के 2 सांसद जिसमें घायल भी हो गए, जिनको बाद में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अब ऐसे में बात यह है कि अंबेडकर ने आखिर बयान क्या दिया था। अंबेडकर ने कहा कि अंबेडकर 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 ये कहना आजकल का चलन बन गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग नसीब हो जाता। बस इसी को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और घेरे भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के संविधान के निर्माता हैं और अंबेडकर ने पिछले दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान दिए हैं, जिन्होंने जो दबे कुचले लोग थे समाज में उनको एक बेहतर स्थिति बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। हमेशा उन्होंने पूरी जिंदगी दलितों पिछड़ों के लिए लड़ाई की है। संविधान निर्माता कहलाते हैं, जिनके नाम पर काफी सियासत भी होती है। लेकिन अमित शाह ने ये बयान क्या सोच करके दिया। हालांकि पहले भी देखा गया है कि जो बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानती है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यानी अमित शाह का राज्यसभा में ये वो बयान कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल तेज कर गया है। और ऐसे में अब मायावती ने और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी जो धरने देने शुरू कर दिए हैं और देश भर में उन्होंने विद्रोह का ऐलान कर दिया है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश हैं, तो हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। दिनेश, ये बताइए कि अंबेडकर के बयान, अमित शाह के बयान को जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या ये देश के संविधान निर्माता के प्रति बीजेपी की कहीं ना कहीं उनके अपमान को दिखाता है, या फिर जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी है वो तो हमेशा से ही संविधान विरोधी रही है, ये कोई नई बात नहीं है? तो इन सब बयान को आप कैसा देखते हैं? और अमित शाह ने उसके बाद में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने सफाई दी कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, इसका गलत मतलब जो है वो निकाला गया। तो आपको क्या लगता है कि आखिर बीजेपी को इस पर सफाई क्यों देनी पड़ी? और अमित शाह का ये जो बयान था, क्या उन्होंने जानबूझकर के दिया था, या ऐसा हो सकता है कभी फ्लो में उनकी जबान से ये निकल गया हो? देखिए, कई बार कई नेताओं के जुबान जो है टंग स्लिप होती है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि अमित शाह ने जो बयान दिया है वो सदन में खड़े होकर के जानबूझ करके दिया है। लेकिन बेहद गंभीर यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि अब सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से संसद जाते वक्त कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज सांसद राहुल गांधी का ये कहना है कि उन्हें बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया, जिसके बाद वो अस्थिर हो गए और अस्थिर होने के बाद जो उनके नजदीक जो लोग थे उनको चोटें आई हैं। और ऐसे में ही प्रताप सारंगी और जिस तरीके से मुकेश राजपूत, बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने की जो खबर है वो घटना घटित हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से इस संविधान को लेकर के छिड़ी हुई लड़ाई जो है यहाँ पर खत्म हो पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, वही तमाम उन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, संगीन धाराओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन बीजेपी की यहाँ पर संविधान को लेकर के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी यहाँ पर चौंका देने वाली है, क्योंकि अमित शाह ने यहाँ पर जिस तरीके से जो बयान दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं और हम जब किसी भी संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो उसी संविधान को सामने रखकर हम उसकी शपथ लेते हैं। वो हमारे लिए आदर्श थे और किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लगातार जो है
देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है यहाँ पर लगातार इसे मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। यहीं से एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपने देखा कि संसद में जो धक्का मुक्की हुई, वो धक्का मुक्की कांड हुआ, तो इस पर ये विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है अंबेडकर वाले बयान से उससे भटकाना चाहती है, इसलिए उसने बीजेपी ने एक स्क्रिप्ट लिखी कि आप संसद में धक्का मुक्की करिए और घायल होने का नाटक करिए। तो इस तरीके से बीजेपी नैरेटिव सेट पहले भी करती रही है कि मुद्दा भटकाना बहुत अच्छे से जानती है। जैसे आपने देखा होगा कि गौतम अडानी का जो मुद्दा था अभी अमेरिका में उठा था, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, रिश्वत देने के, घूस कांड के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसके फौरन बाद से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा लेती है बीजेपी। वो कहती है जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के साथ में संबंध है। तो इस तरीके से क्या बीजेपी मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है? अच्छा, इसमें क्या हर्ज है? अगर अमित शाह ने अगर फ्लो में उनकी जबान, जैसे आपने कहा कि उनकी टंग स्लिप हो गई, अगर टंग स्लिप उनकी हो गई तो वो सामने आकर माफी मांग ले कि साहब मेरे तो टंग स्लिप हो गई थी, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था, मैं माफी चाहता हूँ देश से। भाई विपक्ष यही तो मांग कर रहा है कि आखिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आपने बयान दिया है तो आप इसके लिए माफी मांगिए। तो अमित शाह को इस पर माफी मांगने में क्या परेशानी है? देखिए, यहाँ पर ये अमित शाह का निजी विचार है कि वो इस पर माफी मांगते हैं, ये इस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं, ये उनका निजी विचार है और निजी उनकी एक सोच हो सकती है। लेकिन जांच होने पर पता चल पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि जिस तरीके से मकर द्वार जो है, एंट्री गेट यहाँ पर संसद भवन का है, वहां पर बीजेपी के कुछ सांसद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे विपक्ष के खिलाफ। यहाँ पर लगातार उनकी तरफ से जो जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, उसके बाद कांग्रेस के सांसद उसी मकर द्वार से आगे संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और उस दौरान जब दोनों दलों के जो सांसद हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए, उस वक्त ये तनाव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जरूर सोचना चाहिए इस पर, यदि वो किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। संविधान के सामने हर कोई सजदा करता है और ऐसे में यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को यदि इस तरीके की कोई उनसे गलती भी हुई है तो यहाँ पर माफी मांगने में कोई यहाँ हर्ज होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये बताइए आप, इसमें राहुल गांधी के ऊपर जो संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो अपने बाप के हत्यारों को माफ कर सकता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक पार्लियामेंट की जो एक अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन आप समझ सकते हैं, एक पार्लियामेंट की काफी अच्छी वो है, पोस्ट है, एक कुर्सी है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन की ऊपर आप संगीन धाराओं में आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता का भी तो अपमान है कि आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विपक्ष की आवाज को नहीं बल्कि जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जाकर के पार्लियामेंट में जो है वो सवाल नहीं उठा सकते, बल्कि हमारे जो सवाल हैं, जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम विपक्ष करता है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो करता नहीं है। सत्ता पक्ष तो अपने राजनीतिक रोटियां सीखने में लगा रहता है, लेकिन हमारे मुद्दों को उठाकर, मान लीजिए भीमराव अंबेडकर के मुद्दे की हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर का मुद्दा कोई विपक्ष का या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने आम लोगों, पिछड़े दलितों के लिए काम किया है। तो आम लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं अंबेडकर आज भी निवास करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी पर संगीन धाराओं में आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है मेरे हिसाब से। इस पर आप कैसा देखते हैं? और अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है तो फिर आपने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाले? भाई संसद के अंदर या बाहर आपको पता है कि चारों तरफ जो चप्पे चप्पे पर संसद में सीसीटीवी फुटेज लगे रहते हैं, तो खाली आरोप लगा देना या मुद्दे को भटका देना या फिर कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन की कुछ तो इज्जत होनी चाहिए। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, यहाँ पर इससे पहले भी लगातार जो है वाद विवाद का दौर लगातार जारी रहा है। राजनीतिक दलों में जो सत्ता में जो पार्टी होती है वो विपक्ष को घेरने का प्रयास करती है, विपक्ष से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर जांच होने पर पता चल पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये जो एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने, जो आला अधिकारी थे, उन्होंने दोनों पक्षों से राय जानने की बात भी कही है। और इसके बाद ये परिस्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास पूरी वीडियो फुटेज मौजूद है जिसके जरिए हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के सांसदों ने बदसलूकी की और उसके बाद जो है ये तनातनी का माहौल पैदा हुआ। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का या फिर देश की जो है जनता की आवाज को दबाने का ये मामला है, तो विपक्ष एक माध्यम होता है जनता की आवाज को सदन में उठाने का। और कहीं ना कहीं विपक्षी दल और सत्ताधारी पार्टी जो है एक दूसरे के यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरक दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है, लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने जो है
देश की सत्ता पर यहाँ पर शासन किया है और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी या तमाम उन राजनीतिक दलों की सत्ता जो है जो विपक्ष में रहे हैं वो सत्ता पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन इस तरीके की स्थिति पैदा होना कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आने वाले वक्त में हम क्या देश को संदेश देना चाह रहे हैं और जिस तरीके से ये तमाम जो है जो मोड़ दिए जा रहे हैं इस राजनीति को, ये कहीं ना कहीं देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर सेहतमंद नहीं है। जी देखिए, हमारे सहयोगी ने विस्तृत तरीके से आपको बताया कि लोकतंत्र जो हमारे देश का लोकतंत्र है उसमें उसमें बिल्कुल भी जो है इस तरीके के कृत्य जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ों को उठाता है। जनता की, अगर आप विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं तो इसका मतलब विपक्ष की आवाज़ को नहीं बल्कि आप जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे इस मुद्दे पर राजनीति देश में गर्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी जो है अब ऐलान कर दिया है कि वो देश भर में प्रदर्शन करेगी। वहीं पर बसपा की जो चीफ है मायावती, उन्होंने भी कहीं ना कहीं देश भर में ऐलान कर दिया है कि अब वो अमित शाह के खिलाफ और भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ देश भर में जो है प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है। अब आगे देखना यह होगा कि अमित शाह क्या आकर इस्तीफा देंगे या आकर माफी मांगेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।